क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूं बाकी क्लास खत्म होने से जस्ट पहले। अब मेरी बात को बड़ी ही ध्यान से सुनना, मेरी बात को बड़ी ही ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये दो ब्लॉक्स जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक पे कोई फोर्स लगा दी तो दोनों अलोंग दी फोर्स मूव किए और दोनों का एक्सीलरेशन हमने सेम लिया। क्या इसे प्रूव करने का कोई और भी तरीका है? आंसर इज यस, और वो तरीका अभी मैंने आपको बताया है ये। क्या मतलब है कॉन्स्ट्रेंट का? एक बार मेरे को स्क्रीन हटाने दो। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है एक ब्लॉक का मोशन दूसरे पे निर्भर करना। जब आप, जो मैंने अभी दो ब्लॉक्स लिए, एक पे फोर्स लगाई, जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि राइट वाला ब्लॉक तो फोर्स की वजह से मोशन में आ गया और लेफ्ट वाला ब्लॉक राइट के साथ क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा था तो वो स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स से मोशन में आ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। कुछ चीजें सुन के समझनी होगी फिजिक्स में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? प्लीज रिप्लाई फास्ट। राइट वाला ब्लॉक तो फोर्स की वजह से मोशन में आ गया और लेफ्ट वाला स्ट्रिंग से जुड़ा था तो स्ट्रिंग की टेंशन से मोशन में आ गया। तो आप ये पाएंगे कि जब राइट वाला मोशन में आया तो लेफ्ट वाला भी मोशन में आ गया। मतलब लेफ्ट वाला कॉन्स्ट्रेंट है, विवश है, मजबूर है राइट वाले के साथ मूव करने के लिए। कहने का क्या मतलब है मैं आप लोगों को बताता हूं। प्लीज फिजिक्स है, थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज। अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स ना लगाता तो क्या दोनों ब्लॉक मोशन में आते? क्या अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाता तो क्या दोनों मोशन में आते? क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो पहले किसका मोशन स्टार्ट हुआ? पहले राइट वाले का। राइट वाले का स्टार्ट हुआ कि नहीं? राइट वाले का स्टार्ट हुआ कि नहीं? तो जब राइट वाला आगे गया तो ये जो लेफ्ट वाला है, क्योंकि ये स्ट्रिंग से राइट वाले के साथ जुड़ा है तो वो स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स से राइट वाले के साथ आगे चला गया। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाला तब मूव करेगा जब राइट वाला मूव करेगा। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाला राइट वाले के साथ मूव करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट है, मजबूर है, विवश है। इसीलिए हम लोग यहां पे नाम क्या देते हैं? कॉन्स्ट्रेंट कंसेप्ट को। और साथ में क्या जुड़ी हुई है? साथ में जुड़ी हुई है स्ट्रिंग। पुली भी तो हो सकती है इस क्वेश्चन में, पुली भी तो हो सकती है। तो इसीलिए जो कॉन्स्ट्रेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका पूरा नाम हुआ करता है स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट। सो एक बार इसे मैं हटा रहा हूं, एक बार इसे मैं हटा रहा हूं। तो सबसे पहले तो सब बच्चे हेडिंग डालेंगे स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट। एक मिनट, कॉन्स्ट्रेंट। सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब लिखेंगे। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हुआ करता है मोशन ऑफ वन ब्लॉक डिपेंड्स ऑन अनदर। सबसे पहले तो ये लिखेंगे। अब यहां पे जो अगला पॉइंट है, स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब है? स्ट्रिंग होगी और पुली होगी। कॉन्स्ट्रेंट मींस मैंने लिख दिया। अब जो यहां पे अगला टॉपिक है दैट इज
constraint relation। ये न्यूटन्स लॉ का 4th लेक्चर है। चारों के क्लास लेक्चर के डाउट्स के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम व्हाट्सएप पे आ जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। चारों लेक्चर्स के क्लास नोट्स के डाउट्स के लिए, चारों लेक्चर्स के क्लास नोट्स के डाउट्स के लिए, ताकि सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाए और जब हम लोग 5th लेक्चर लगाएं तो कंफर्टेबली हम उसे सीख पाए। आपके हर पॉइंट के लिए मैं हूं, डू नॉट वरी, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। क्या मतलब होता है कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन का? इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, जिसको x लिखते हैं, v का मतलब वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तीनों का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। तो जो हमने एक्सीलरेशन अभी बराबर डिफाइन की है वो एक रिलेशन ही तो था। व्हाट वाज रिलेशन बराबर एक्सीलरेशन। 9th क्लास में वर्क पढ़ा होगा, रिप्लाई मीन चैट बॉक्स। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा 9th में। फटाफट रिप्लाई देना चैट बॉक्स में, फटाफट रिप्लाई देना चैट बॉक्स में। पढ़ा था क्या 9th क्लास में? तो सब बच्चे हेडिंग डालेंगे। एक नई चीज यहां पे इंट्रोड्यूस करनी होगी एंड दैट इज वर्क डन मेथड टू फाइंड कॉन्स्टेंट। 2-4-5 मिनट थ्योरी है, रिलेशन कि मान लीजिए अगर कोई ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दी जाए और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए अलोंग दी सरफेस हो, आगे की तरफ, तो मान लीजिए इस पे फोर्स लगाई F, इसकी डिस्प्लेसमेंट है x और दोनों के बीच में एंगल ये। तो जो वर्क डन हुआ करता है, सिंबल हुआ करता है W, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ करता है। डॉट प्रोडक्ट सब बच्चों का कंप्लीट हो चुका है वेक्टर में। अगर मैं ये डॉट हटाऊं तो लगेगा cos थीटा, बट ऑफ कोर्स क्वांटिटी ये स्केलर होती है, यूनिट इसकी जूल होती है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब लिख लेंगे प्लीज। और थीटा है एंगल बिटवीन बोथ, प्लीज नोट करें। और ये मैंने बताया है कंसेप्ट। अब यहां पे जो अलग अलग केसेस बनेंगे उसमें पहले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, ऑपोजिट हो सकता है, प्लीज मेरे कहने से बनाएंगे, और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। नोट करें यहां तक। तो ये 3 केसेस मेजरली यहां पे इस्तेमाल होंगे।
अगर तो डायरेक्शन सेम है, एंगल 0, वर्क एफ एक्स कॉस एंगल 0, 0 डिग्री पे 1, तो होगा ये। कब? जब पैरेलल होंगे। अगर एंटी पैरेलल है, जरा देख लेते हैं, नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे। अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा होगा इतना, वर्क होगा ये, बनेगा ये। डायरेक्शन ऑपोजिट हो, नजर आ ही रहा है आपको, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने का प्लीज। अगर परपेंडिकुलर है तो साफ नजर आ रहा है ये एंगल होगा, तो जो वर्क है इतना होगा, कोस 90 पे 0 हुआ करता है। आराम से चेक कर लेना, अभी यूज करेंगे, पहले नोट करो, पहले नोट करो। नाउ जो नेक्स्ट चीज है यहां पे वो यही है कि भाई मान लीजिए दो ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग से जोड़ दिए जाएंगे, एक स्ट्रिंग से जोड़ दिए जाएंगे, और इनका मोशन स्टार्ट करने के लिए लगानी होगी एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स के अलोंग ये दोनों मोशन में होंगे। ये मैंने मान लिया ब्लॉक 1, ये मैंने मान लिया ब्लॉक 2, और किसी एक्सटर्नल फोर्स से मोशन स्टार्ट कर दिया। ई एक्स मीन्स एक्सटर्नल। एक बात बताओ, क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम बोला था? रिप्लाई फास्ट इन चैट बॉक्स प्लीज। क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम बोला था? क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम बोला था? मैंने ये मान लिया कि दोनों का एक्सीलरेशन मेरे को पता ही नहीं सेम है या अलग है। मैंने ये मान लिया कि मेरे को पता ही नहीं दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। भाई वो क्वेश्चंस जिसमें एक्सीलरेशन सेम होगा या अलग होगा, ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये मान लो कि एक्सीलरेशन अलग है। हर क्वेश्चन में ये मान लो एक्सीलरेशन अलग है, कॉन्स्ट्रेंट लगाओ और देखो क्या रिजल्ट बनता है। तो मैंने ये मान लिया, अच्छे से चेक करना। तो मैंने ये मान लिया कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है x1, वेलोसिटी है v1, एक्सीलरेशन है a1, इसका है x2, v2, a2। मैंने सारी वैल्यू अलग अलग मान ली। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स अलग अलग बनाते हैं, सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स अलग अलग बनाते हैं, दोनों पे टेंशन फोर्स को शो करते हैं। ये ब्लॉक 1, ये टेंशन, ये ब्लॉक 2, ये टेंशन। कंसेप्ट क्या है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। कंसेप्ट क्या है? फॉर स्ट्रिंग पुली
constraint find total work by tension forces only and put 0। सब बच्चों को ये कंसेप्ट याद रखना है, सब बच्चों को इसे याद रखना है, और मैं इसे एक बार बॉक्स में रख दूं ताकि आपका ध्यान जाए। ज्यादा ध्यान मेरा कंसेप्ट सिखाने पे है, मेरे को आज ज्यादा क्वेश्चंस करवाने ही नहीं, ज्यादा ध्यान मेरा कंसेप्ट सिखाने पे है। तो हमें सिर्फ टेंशन फोर्स का वर्क लेना है कॉन्स्ट्रेंट के लिए, तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में भी सिर्फ टेंशन फोर्स को ही शो किया है, फ्री बॉडी डायग्राम में भी सिर्फ टेंशन फोर्स को ही शो किया है, क्योंकि हमें टेंशन फोर्स के ही वर्क की बात करनी है कॉन्स्ट्रेंट में, और इस चीज को आपको याद रखना है। सो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये पहले ब्लॉक की और ये दूसरे ब्लॉक की। पहले ब्लॉक की मैंने मानी है इतनी, पैरेलल है तो वर्क होगा टेंशन फोर्स का ये। दूसरे ब्लॉक की मैंने मानी है इतनी, एंटी पैरेलल है तो वर्क होगा टेंशन फोर्स का ये। आराम से चेक कर लेना, आराम से। ये एक वर्क आ गया, ये दूसरा आ गया, और वर्क हुआ करता है स्केलर, तो सीधा ऐड होगा। तो अगर मैं इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करूं, इस वाले का, देन आई मस्ट राइट, अच्छे से एक बार देख लेना, ऊपर स्क्रॉल करना होगा थोड़ा, तो मैं वर्क डन टेंशन फोर्स का टोटल लिख पाऊंगा Tx1 ऐड होगा, दूसरा ये है, बराबर होगा 0। सो फ्रॉम हियर T कॉमन इनटू ये बराबर होगा इतना। सो फ्रॉम हियर x1 बराबर x2। आराम से चेक कर लेना, आराम से। और क्या x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट है? अरे स्क्रीन भी दिखाने दो ताकि नोट कर लो। क्या x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है? क्या x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी मिलेगी। कुछ सेकंड्स लगा के एक बार इसे चेक करो। क्या डिस्प्लेसमेंट का एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है क्या? प्लीज रिप्लाई फास्ट इन चैट बॉक्स। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, एक मिनट, सब बच्चों को देख लूं बस मैं, सिर्फ एक मिनट, ओनली 1 मिनट प्लीज। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी कि x1 का होगा dx1 बाय dt और x2 का होगा dx2 बाय dt, तो dx1 बाय dt v1 और इसी तरह से v2। एंड इन द वेरी सिमिलर वे dv1 बाय dt बराबर dv2 बाय dt विच इज dv1 बाय dt ये, dv2 बाय dt ये, और चेक कर लो इक्वल आ रहा है। जो ध्यान मेरे को आपको खींचना है वो इसकी तरफ खींचना है। चेक कर लो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। पर आज तरीका अलग लगाया है, आज तरीका लगाया है स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट।
बातें खत्म नहीं हुई, एग्जाम्पल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अभी काफी एग्जाम्पल देने हैं। पहले कैसे बताया था, स्ट्रिंग ढीली ना हो जाए, टूट ना जाए तो एक्सीलरेशन सेम, और आज स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट। तो सर वो तरीका बढ़िया था जब स्ट्रिंग ढीली ना हो जाए, टूट ना जाए, ये तो बहुत बड़ा तरीका है। अरे भाई, एक्सीलरेशन अगर सेम ना हुआ तो तब तो यहीं से पता लगेगा ना, यहीं से तो पता लगेगा कि एक्सीलरेशन बराबर है कि बराबर नहीं है। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात प्लीज, देखो बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ और बातों से हम बच नहीं सकते, हमें सब कुछ अच्छे से डिस्कस करना होगा। इसके साथ सभी स्टूडेंट्स लिखें एग्जाम्पल 1। हर एक एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ सीखना, ये मेरा सभी को सजेशन है। अब एक बात बताओ कि मान लो ये वाला सिस्टम होता, बच्चों प्लीज अच्छे से देखना, ये वाला सिस्टम होता जो हमने डिस्कस किया था क्लास में। पहले तो इसके साथ लिखो एग्जाम्पल 2, कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा तभी तो बात बनेगी। मैं वैल्यू कुछ भी ले लेता हूं, 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। अरे भाई मेरे को ये कैसे पता लगा, चलो मेरे को ये तो पता है कि 20 किलोग्राम नीचे जाएगा और 10 ऊपर जाएगा, पर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है कि अलग है, ये मेरे को कैसे पता, ये मेरे को वेरीफाई करना है। तो तरीका क्या हुआ करता है, अलग ले लो, ये डिस्प्लेसमेंट इसकी, ये डिस्प्लेसमेंट इसकी, अलग ले लो, ये हुआ करता है तरीका। अगर मैं दोनों पे टेंशन फोर्स देखूं तो दोनों पे ही ऊपर लगेगी, दोनों पे ही ऊपर लगेगी, आराम से चेक कर लेना, ऊपर लगेगी। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम, टी टी। तो आप ये देखेंगे कि यहां पे तो एंगल 0 हो जाएगा दोनों के बीच में, और यहां पे एंगल दोनों के बीच में इतना हो जाएगा। बस सिखाने के लिए लिखा है पहली बार, बार बार तो ऐसे लिखेंगे नहीं, आप समझते हो। तो अगर मैं टोटल वर्क लिखूं, वर्क टेंशन फोर्स का टोटल, तो अगेन आप समझ चुके हैं, पैरेलल है तो ये होगा, एंटी पैरेलल है तो ये होगा, और टोटल वर्क इतना पुट किया जाएगा। और फिर से आप समझ चुके हैं, x1 और x2 फिर से बराबर आ गया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, बराबर ही आएगी। अब आप समझते हो, सीधा लिख दूं क्या, डिफरेंशिएशन करेंगे तो a1 और a2 भी बराबर आएगा, a1 और a2 भी बराबर आएगा। आराम से चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। अभी बातें खत्म नहीं हुई, अभी बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, प्लीज मेरे साथ बने रहना, अभी बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। लेट्स चेक द नेक्स्ट एग्जांपल, कि भाई मान लीजिए अब जो दो ब्लॉक्स है ना, वो मैं बताता हूं कैसे, इस प्रकार से आपस में कनेक्ट है, इस प्रकार से आपस में कनेक्ट है, और जो ये वाला एंगल है विद एक्स, ये वाला एंगल है थीटा। मैंने मान लिया ये 20 किलोग्राम का और ये 10 किलोग्राम का। एग्जाम्पल 3,
तो जो भारी है उसका मोशन नीचे होगा, तो इसका मोशन आगे होगा। आराम से चेक करना आगे। तो इसके लिए मैंने मान लिया x1, इसके लिए मैंने मान लिया x2। अब यहां से आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे ही ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा उसके बाद अगर मैं दोनों पे टेंशन फोर्स देखूं तो ये ऊपर, और यहां पे पता है कैसे लगेगी, एंगल पे ऐसे, और एक ही स्ट्रिंग है तो दोनों पे टेंशन फोर्स सेम लगेगी। आराम से चेक कर लेना, आराम से चेक कर लेना। फिर ये कंपोनेंट्स लिए जाएंगे, ये कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। ये होगा T cos, ये होगा T। मेरे कॉन्फिडेंस के लिए कि मैंने अपनी बात आपको अच्छे से सिखा दी, मैं आपको ना कुछ डायग्राम अलग से बना के दिखा रहा हूं। प्लीज मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए। ये मैंने कुछ डायग्राम्स यहां पे आपको अलग से बना के दिखा दिए। एक मिनट। ताकि जब मैं वर्क लिखूं तो आपको समझ आ जाए मेरे बच्चों, ताकि जब मैं वर्क लिखूं मेरे बच्चों, ये है T cos थीटा x2, ये है T sin थीटा x2, और ये है T x1। प्लीज चेक करना, प्लीज चेक करना। अलग से मैंने इसलिए बनाई ताकि यहां बता सकूं वर्क होगा T cos थीटा इंटू x2, यहां वर्क होगा 0 क्योंकि एंगल 90 है, और यहां वर्क होगा माइनस T x1 क्योंकि एंटी पैरेलल है। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूं मेरे बच्चों, वर्क टेंशन फोर्स का टोटल, then I must write T cos theta x2 plus 0 माइनस T x1 बराबर होगा ये। सो फ्रॉम हियर हमें मिलेगा x1 बराबर x2 cos थीटा। यहां पे ये जो थीटा है, इस थीटा को कांस्टेंट लिया जाता है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात यहां पे करते हैं, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है मोशन जब शुरू हुआ। तो जब मोशन शुरू हुआ तो थीटा कांस्टेंट रहेगा। अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं, प्लीज मेरे कहने से देखना। x1 का होगा ये, डिफरेंशिएशन जिसका नहीं हुआ लेक्चर्स ले लेना, ये कांस्टेंट बाहर, x2 का होगा ये dx1 बाई dt v1 बराबर, दोबारा करेंगे जो हम कर सकते हैं तो ये आ जाएगा। गौर करने वाली बात ये है कि ये जो रिलेशन हमने निकाला है ये तो काम में लेना ही है। गौर करने वाली बात ये है कि एक्सीलरेशन दोनों का बराबर नहीं है। ये गौर करने वाली बात है कि एक्सीलरेशन दोनों का बराबर नहीं है। तो जब एक्सीलरेशन बराबर होगा तब तो हम देख लेंगे कि भाई स्ट्रिंग ढीली ना हो जाए, टूट ना जाए। मैं एक बार स्क्रीन हटा के बात करता हूं, फिर मैं आपको नोट करने का समय दे दूंगा। जब एक्सीलरेशन अलग होगा, सॉरी, जब एक्सीलरेशन सेम होगा तब तो हम देख लेंगे कि स्ट्रिंग ढीली ना हो जाए, टूट ना जाए। पर जब एक्सीलरेशन अलग होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन अलग है।
तो मैं हर साल मेरे बच्चों को ये बोलता हूं, स्किप मेथड 1, कि स्ट्रिंग ढीली ना हो जाए, टूट ना जाए, उसे छोड़ दो, भूल जाओ। एक नया मेथड अपनाओ, कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। टेंशन फोर्स के टोटल वर्क को 0 पुट करो और एक्सीलरेशन का रिलेशन निकाल लो। सेम है, अलग है, जो भी है, सेम है, अलग है, जो भी है। सो मैं हर साल मेरे बच्चों को क्या बोलता हूं, प्लीज समझना, मैं हर साल मेरे बच्चों को बोलता हूं, जो मेरा तरीका है, ऑलवेज फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम तो मैं हर साल मेरे बच्चों को बोलता हूं कि आपको हमेशा ये वाला तरीका अपनाना है, हमेशा ये वाला तरीका आपको अपनाना है, ये वाला। आराम से चेक कर लेना, आराम से चेक कर लेना। एग्जाम्पल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अगली क्लास में और एग्जाम्पल लिए जाएंगे, जो पहले मैं करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड वेट फॉर मोर एग्जाम्पल्स टिल नेक्स्ट क्लास।